प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र सोशियोलॉजिकल थॉट के अंतर्गत इमैनुअल दुर्खिम के द्वारा दिए गए अपने योगदान समाज में श्रम विभाजन पर बात करेंगे। इससे पूर्व भी हमने इमैनुअल दुर्खिम के दिए गए महत्वपूर्ण योगदानों के बारे में पिछली कुछ क्लासेज में बात कर चुके हैं। उसी क्रम में हमने श्रम विभाजन के बारे में बात की थी। जैसा कि आपको यह बताया गया था कि दुर्खिम ने अपनी कृति द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 के द्वितीय भाग में समाज में श्रम विभाजन की धारणा को विकसित किया था और उसमें आपको यह बताने का प्रयास किया गया था कि समाज में श्रम विभाजन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और कब से समाज में श्रम विभाजन लागू हुआ, इनके बारे में हम संक्षिप्त रूप में आपसे पिछली कुछ क्लासेज में बात कर चुके हैं। हम ये बात कर रहे थे कि प्राचीन समाजों में किसी भी प्रकार का कोई विशेष श्रम विभाजन देखने को नहीं मिलता था। श्रम विभाजन से तात्पर्य है समाज के लोगों में काम का बंटवारा, अलग अलग लोगों को, अलग अलग समूह को अलग अलग काम बांट दिया जाए ताकि समाज संतुलित रूप से चलता रहे और सब लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। ये तो श्रम विभाजन की अवधारणा है। लेकिन जैसा कि दुर्खिम ने कहा है कि प्राचीन समाजों में, आदिम समाजों में कोई विशेष प्रकार का श्रम विभाजन देखने को नहीं मिलता था और जो श्रम विभाजन देखने को मिलता था वो मात्र स्त्री और पुरुष के आधार पर श्रम विभाजन प्राचीन समाजों में देखा गया है। दुर्खिम ऐसा कहते हैं कि प्राचीन समाजों में श्रम विभाजन स्त्री और पुरुष के भेद पर आधारित था। यानी कि जो पुरुष लोग हैं प्राचीन समाजों के, आदिम समाजों में, वे घर से बाहर के कार्यों को संपादित करते थे। घर से बाहर के कार्य से तात्पर्य वे परिवार के सदस्यों के पालन पोषण के लिए शिकार करके लाते थे, फल एकत्रित करके लाते थे, जंगलों में घूमते रहते थे और जब पर्याप्त मात्रा में उनके पास सामग्री उपलब्ध हो जाती थी तो वो घर पर लौट कर आते थे। तो घर की चार दीवारी से बाहर के जो कार्य हैं वो पुरुष लोगों को संपन्न करने होते थे। स्त्रियों का जो कार्य था वो ये था कि घर की चार दीवारी के अंदर जो घर से संबंधित तमाम प्रकार के कार्य हैं, जैसे बच्चों का पालन पोषण है, उनकी देखभाल है, उनके लिए जो है जो पुरुष के द्वारा जो कच्ची सामग्री लाई जाती थी उनके लिए, उनके द्वारा परिवार के सदस्यों को भोजन तैयार करना आदि स्त्रियों को कार्य सौंपे गए थे। तो कहने का तात्पर्य प्राचीन समाजों में जो श्रम विभाजन है कोई विशेष प्रकार का श्रम विभाजन नहीं देखा जाता था, सिर्फ स्त्री और पुरुष के आधार पर काम को बांटा गया था, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जो श्रम विभाजन है वो स्त्री और पुरुष के भेद के आधार पर आधारित था। लेकिन आगे जाके दुर्खिम ने कहा क्योंकि जो प्राचीन समाज है उनमें कोई विशेष प्रकार की आवश्यकताएं नहीं होती थी, सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, जनसंख्या एक सीमित मात्रा में थी, इसलिए लोगों की आवश्यकताएं भी सीमित थी। इसलिए कोई विशेष प्रकार के श्रम विभाजन की आवश्यकता ही महसूस नहीं की गई थी प्राचीन समाजों के द्वारा, आदिम समाजों के द्वारा। दुर्खिम का कहना है कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ और जनसंख्या में वृद्धि होती गई, जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ और जनसंख्या घनत्व बढ़ता गया, तब ऐसा एहसास किया जाने लगा कि अब समाज में श्रम विभाजन हो जाना चाहिए, काम का बंटवारा हो जाना चाहिए। क्योंकि सभ्यता के विकास के साथ, जनसंख्या वृद्धि के साथ लोगों की मांगें बढ़ी, आवश्यकताएं बढ़ी, उनको अधिक प्रकार की आवश्यकताओं, वस्तुओं की आवश्यकताओं का अनुभव किया जाने लगा और इन सब की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ऐसा एहसास हुआ कि अब काम को बांट दिया जाए, समाज में श्रम विभाजन लागू कर दिया जाए। इसलिए दुर्खिम का मानना है कि समाज में श्रम विभाजन का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या वृद्धि है, जिसके परिणामस्वरूप समाज प्राचीन समाजों में, या यूं कहो कि जैसे जैसे समाज उत्तरोत्तर विकसित होते गए वैसे वैसे समाजों में श्रम विभाजन की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। तो प्राचीन समाजों में दो प्रकार की एकता की इमैनुअल दुर्खिम ने दो प्रकार की एकता की बात की थी, जैसा कि पिछली क्लास में बात करते हैं। एक तो यांत्रिक एकता होती है, एक सावयवी एकता होती है।
दुर्खिम का कहना है यांत्रिक एकता से तात्पर्य, दुर्खिम में कहते हैं कि जो प्राचीन समाज है, आदिम समाज है, उन समाजों में जो एकता थी वो यांत्रिक एकता पाई जाती थी। और यांत्रिक एकता से तात्पर्य है कि प्राचीन समाज के लोग एक यंत्रवत कार्य किया करते थे। प्राचीन समाज या आदिम समाज के लोग थे वो एक इकाई के रूप में, एक समूह के रूप में कार्य किया करते थे। जैसे हम कहें कि समाज के मुखिया के द्वारा या किसी राजा के द्वारा कोई आदेश जारी कर दिया गया, कोई फरमान जारी कर दिया गया, तो उस आदेश की पालना के लिए, उस फरमान की पालना करने के लिए समाज के सब लोग मिलकर यंत्रवत या आंख मूंद कर उन आदेशों की पालना में लग जाया करते थे और उन कार्यों को अंजाम दिया करते थे। तो जो इस प्रकार की एकता थी, इस प्रकार की एकता को यांत्रिक एकता कहा गया है। ठीक है, यांत्रिक एकता से तात्पर्य जब सब समाज के लोग मिलकर सब प्रकार के कार्यों को संपन्न करें। काम का किसी प्रकार का विभाजन नहीं है, कोई काम का बंटवारा नहीं है, सब लोग सब प्रकार के कार्यों को करते हैं। यानी कि समाज एक इकाई के रूप में कार्य करता है, किसी प्रकार का काम का बंटवारा या सब विभाजन नहीं होता है। वे यंत्रवत मिलकर एक मशीन के रूप में सब लोग एक इकाई के रूप में होकर समाज के कार्यों को संपन्न करते हैं। इस प्रकार की एकता को यांत्रिक एकता कहा गया है। ठीक है, यांत्रिक एकता से तात्पर्य यंत्रवत समाज के लोग, समूह के लोग कार्यों को करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक प्रकार का कार्य करने में सक्षम होता है और सब लोग मिलकर सब प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं और समाज के संचालन में अपना योगदान देते हैं। इस एकता को ने यांत्रिक एकता कहा है। यांत्रिक एकता की एक और विशेषता, यांत्रिक एकता में व्यक्तिवाद का बोलबाला नहीं होता है, किसी व्यक्ति विशेष का बहुत अधिक महत्व नहीं होता है, बल्कि समूह का या पूरे समाज का महत्व होता है। यानी कि समूहवाद की भावना अधिक पाई जाती है, व्यक्तिवाद की भावना नगण्य होती है, व्यक्तिवाद की भावना देखने को नहीं मिलती। यानी कि जो प्राचीन समाज है, जो आदिम समाज है, उन समाजों में व्यक्तिवाद का अभाव होता है, समूहवाद की भावना विकसित होती है, समाज के सब लोग मिलकर सब प्रकार के कार्य को करते हैं। ठीक है, किसी भी कोई व्यक्ति किसी कार्य विशेष में निपुण या दक्ष नहीं होता है, इसलिए किसी भी प्रकार का सम विभाजन या विशेषीकरण वहां पर देखने को नहीं मिलता है। इस प्रकार की एकता को इमैनुएल दुर्खिम ने यांत्रिक एकता कहा और कहा है कि प्राचीन समाजों में, आदिम समाजों में जो एकता थी वो यांत्रिक एकता थी। ठीक है, दुर्खिम आगे जाकर कहते हैं कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती गई, जनसंख्या घनत्व बढ़ता गया, तो ऐसा एहसास किया जाने लगा, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा तो लोगों की आवश्यकताएं बढ़ेंगी, वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, और जब लोगों की आवश्यकताएं बढ़ेंगी, वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अब काम को बांट देना चाहिए, ऐसा प्राचीन समाजों या आदिम समाजों के द्वारा एहसास किया जाने लगा। तो दुर्खिम कहते हैं कि जो प्राचीन समाजों में यांत्रिक एकता थी, आदिम समाजों में जो यांत्रिक एकता थी, वो जनसंख्या घनत्व के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, मांगों में वृद्धि के कारण, विभिन्नताओं में वृद्धि के कारण आगे जाकर यांत्रिक एकता जो है सावयवी एकता में रूपांतरित हो जाती है, ऐसा दुर्खिम का कहना है। तो जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती है, जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता है, वस्तुओं की मांगें बढ़ती हैं, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती हैं, तब ऐसा एहसास किया जाने लगा कि अब काम का बंटवारा कर देना चाहिए, सब लोग सब प्रकार के कार्य नहीं कर सकते, अब लोगों में काम बांट दिया जाना चाहिए। वहां से इमैनुएल दुर्खिम का कहना है कि श्रम विभाजन की अवधारणा का विकास हुआ है। तो यांत्रिक एकता फिर आगे जाकर सावयवी एकता में परिवर्तित हो जाती है। सावयवी एकता से तात्पर्य है, सावयव शब्द से बना है, सावयवी एकता से तात्पर्य है कि जो यांत्रिक एकता थी आगे जाकर सावयवी एकता में रूपांतरित हो गई। यानी कि हम ऐसे समझ सकते हैं इस बात को कि जिस प्रकार सावयव का मतलब एक बॉडी है, मान लीजिए जिस प्रकार से मानव का एक शरीर होता है, उस शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, वे सारे विभिन्न अंग अलग अलग प्रकार का कार्य करते हैं। ठीक है, मानव शरीर के जो अंग हैं वो सारे के सारे अलग अलग प्रकार का कार्य करते हैं। जैसे हम कहें कि आंख का काम देखना है, कानों का काम सुनना है, जीवा का काम स्वाद लेना है, पैरों से हम चलते हैं, हाथों को हम विभिन्न प्रकार के औजारों को पकड़ने के काम में लेते हैं। इसी प्रकार से जो मानव शरीर के जो आंतरिक अंग हैं उन सब के अलग अलग कार्य होते हैं। ये विभिन्न अंग सब अपना अपना कार्य करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन
इसका तात्पर्य कदापि यह नहीं है कि ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ये ठीक है कि ये विभिन्न अंग सब अपना अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन इनका अस्तित्व तभी है जब ये शरीर का अंग है, शरीर से जुड़े हुए हैं। आंख को अगर हम शरीर से पृथक कर देंगे तो आंख का कोई अस्तित्व नहीं है। हाथ को अगर हम शरीर से पृथक कर देंगे तो हाथ का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये जो मानव शरीर के अंग हैं, ये सब अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन एक दूसरे से संबंधित रहते हुए और एक दूसरे को प्रभावित करते हुए कार्य करते हैं। और इस मानव शरीर को स्वस्थ रूप से संचालित करने में अपना सब अंग अपना अपना योगदान देते हैं। इस प्रकार की एकता को सावयवी एकता कहा जाता है। ठीक है, सब अंग अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन एक दूसरे से संबंधित रहते हुए कार्य करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हुए कार्य करते हैं, और सब अंग अपना 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 कार्य करते हुए स्वस्थ शरीर को संचालित करने में अपना योगदान देते हैं। इन अंगों का अस्तित्व तभी है जब ये शरीर का हिस्सा है। शरीर से पृथक होने पर इन अंगों का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी बात को इमैनुअल दुर्खिम समाज पर लागू करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जिस प्रकार से मानव का शरीर है उसी प्रकार से समाज का एक शरीर है। वो बात एक अलग है कि समाज अमूर्त है, समाज को हम देख नहीं सकते, समाज को महसूस करते हैं, समाज में हम जीते हैं। लेकिन हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि जिस प्रकार से मानव का शरीर है उसी प्रकार से समाज का एक शरीर है। जिस प्रकार से मानव शरीर के विभिन्न अंग हैं उसी प्रकार से समाज के शरीर के विभिन्न अंग हैं। जिस प्रकार से मानव शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हुए शरीर को संपूर्णता प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से समाज रूपी शरीर के विभिन्न अंग सब अलग अलग कार्य करते हुए समाज रूपी शरीर को अस्तित्व प्रदान करते हैं और समाज को संतुलित रूप से चलाने में अपना योगदान देते हैं। इस प्रकार की एकता को इमैनुअल दुर्खिम ने सावयवी एकता कहा है। ठीक है, एक और बात यहां पर स्पष्ट कर दें कि ठीक है, समाज के विभिन्न लोग सब अपना अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व तभी है जब वे समाज के अंग हैं। समाज से पृथक होकर उनका कोई अस्तित्व नहीं है। समाज के विभिन्न अंग सब अपना अपना कार्य करते हैं और समाज रूपी शरीर को संचालित करने में अपना योगदान देते हैं। ना सिर्फ समाज के शरीर के अंग अलग अलग कार्य करते हैं, बल्कि समाज के शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे से संबंधित रहते हुए एक दूसरे को प्रभावित करते हुए कार्य करते हैं और समाज को संतुलित रूप से चलाने में अपना योगदान देते हैं। इस प्रकार की एकता को हम यहाँ पर सावयवी एकता कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कहें कि विभिन्न लोग सब लोग अपना अलग अलग कार्य करते हैं, विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न समूह हैं, विभिन्न संस्थाएं, सब अपना अपना कार्य करते हैं, लेकिन वे कार्य समाज में रहकर ही तो करते हैं। वे सब अंग समाज के लिए ही तो कार्य करते हैं, सब अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन अलग अलग कार्य करते हुए समाज रूपी शरीर को संपूर्णता प्रदान करते हैं, समाज को संतुलित रूप से चलाने में अपना योगदान देते हैं। न सिर्फ अलग अलग कार्य करते हैं, बल्कि एक दूसरे से संबंधित रहते हुए और एक दूसरे को प्रभावित करते हुए कार्य करते हैं और समाज रूपी शरीर को चलाने में अपना योगदान देते हैं। इस प्रकार की एकता को इमैनुअल दुर्खिम ने सावयवी एकता कहा। तो दुर्खिम का कहना है कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, जनसंख्या वृद्धि होती गई, लोगों की मांगे बढ़ी, उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा, तो जो प्राचीन समाजों में आदिम समाजों में जो समूहवाद की भावना थी, वो समूहवाद की भावना शून्य होती चली गई और व्यक्तिवादी भावना का बढ़ावा होता चला गया। यानी कि आधुनिक समाजों में या वर्तमान समाजों में यांत्रिक एकता की बजाय सावयवी एकता है, और सावयवी एकता से तात्पर्य यहाँ पर समूहवाद की बजाय व्यक्तिवाद का ज्यादा बोलबाला है, समूह से ज्यादा व्यक्ति का ज्यादा महत्व है। इस प्रकार से जब आवश्यकताएं बढ़ी, उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा, काम का बंटवारा होने लगा, समाज में श्रम विभाजन होने लगा, तो जब एक ही व्यक्ति एक ही कार्य को बार बार करेगा, रोज रोज करेगा, तो वह व्यक्ति उस कार्य में दक्ष हो जाता है, उस कार्य में निपुण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति में विशेषज्ञ आ जाती है और समाज में श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप विशेषीकरण होता है। तो इस सावयवी एकता ने, इस श्रम विभाजन ने समाज में एक विशेषीकरण का पैदा किया। तो दुर्खिम का कहना है इस प्रकार जो आदिम समाज थे, जो प्राचीन समाज थे, जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप, सभ्यता के विकास के परिणाम स्वरूप, मांगों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप जो यांत्रिक एकता थी वो सावयवी एकता में रूपांतरित हो गई। सावयवी एकता के परिणाम स्वरूप समूहवाद की बजाय व्यक्तिवाद का ज्यादा बोलबाला होने लगा, सब लोग अपना अलग अलग कार्य करने लगे, अलग अलग कार्य करने लगे। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति की सब प्रकार की आवश्यकताएं व्यक्ति स्वयं पूरी नहीं कर सकता। व्यक्ति
आवश्यकताओं में विभिन्नता आ गई तो व्यक्ति अपनी सब प्रकार की आवश्यकताएं अकेला नहीं कर पाता, तो परिणाम स्वरूप दुर्खिम का कहना है कि इस श्रम विभाजन ने, इस विशेषीकरण ने लोगों की एक दूसरे पर अंतर निर्भरता को बढ़ावा दिया। ठीक है, क्योंकि आवश्यकताएं बढ़ी तो व्यक्ति अपने सभी प्रकार की आवश्यकताएं खुद पूरी ना करके अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर होने लगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होने लगा, एक व्यक्ति दूसरे समूह पर निर्भर होने लगा, एक समूह दूसरे समूह पर निर्भर होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में लोगों की एक दूसरे पर, समूहों की एक दूसरे पर अंतर निर्भरता बढ़ी और समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण अस्तित्व में है। तो ये हम पिछली क्लास में इमैनुअल दुर्खिम के द्वारा दी गई अवधारणा समाज में श्रम विभाजन की बात कर रहे थे, और श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप ने सामग्री एकता और यांत्रिक एकता के बारे में बात की थी। नेक्स्ट क्लास में हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।